नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग गुलाम वंश को पढ़ रहे थे। गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का सबसे विश्वसनीय या विश्वास पात्र दास था। चूँकि मोहम्मद गोरी के पास अपने पुत्र नहीं थे, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद, जब उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी मृत्यु के बाद लाहौर की जनता ने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित करता है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है औपचारिक रूप से गद्दी पर बैठता है। ठीक है, उसने अपनी राजधानी लाहौर ही बनाती है। केवल दिल्ली को हैंडल करने के लिए, दिल्ली कि कानून व्यवस्था को संभालने के लिए अपना मुख्यालय बनाता है। दिल्ली के ही नजदीक एक स्थान इंद्रप्रस्थ था। ठीक है, ये सब हम लोगों ने विस्तृत रूप से पढ़ ली थी। ठीक है, आज हम लोग जब कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय या आप कह सकते हो चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु जो है 1210 ईस्वी में हो जाती है, तो उसके बाद उसके उत्तराधिकारी के चुनाव में समस्या आती है। ठीक है, तो कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का बादशाह या सुल्तान घोषित कर देता है। यहाँ बादशाह आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि बादशाह जो उत्तर मुगल काल से शुरू होता, बादशाह की पदवी कौन लेता? बाबर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं किसको? आराम शाह को। ठीक है, आराम शाह को। आराम शाह ये जो है 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, कहीं कहीं लिखा गया है कि 1210 ईस्वी में ही इसको इल्तुतमिश द्वारा परास्त करके इसकी हत्या कर दी जाती है और गद्दी इल्तुतमिश द्वारा हथिया लिया जाता है। कहीं कहीं लिखा गया है कि 1210 ईस्वी में गद्दी पर बैठता तो है, लेकिन 8 महीने तक गद्दी पर रहता है और 1211 ईस्वी में ये जो है गद्दी से हटता है। ठीक है, अगर विकल्प में कहीं कभी पूछा जाता है तो विकल्प में अगर 1210 से 1211 ईस्वी रहे और केवल 1210 रहे तो आप 1210 मानिए, अगर 1210 न रहे ये रहे तो आप इसको टिक करिएगा। ठीक है, तो आप देखिए, जब ऐबक की चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है, तो चूंकि ऐबक की अकस्मात मृत्यु होती है, तो उसके उत्तराधिकारी के क्या होता है? चुनाव में जो है समस्या उत्पन्न होती है। और समस्या का हल कैसे निकलता है? समस्या का हल तुर्की सूबेदारों ने, कौन? तुर्की सूबेदारों ने क्या करा? स्वयं हल किया। क्या हल किया? कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का क्या करा? सुल्तान घोषित कर दिया। लाहौर का सुल्तान घोषित कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे कि आराम शाह, चूंकि ऐसा माना जाता है कि आराम शाह एक अक्षम और आराम तलब व्यक्ति था। क्या था? अक्षम और क्या था? आराम तलब। ठीक है, अक्षम और आराम तलब व्यक्ति है। अब आप देखेंगे जो व्यक्ति अक्षम होता है, ठीक है, और आराम तलब होगा, वो शासन कैसे कर सकता है? तो आप देखेंगे कि अनेक तुर्की सरदारों ने क्या करा,
आराम शाह का विरोध कर दिया। ठीक है, जब आराम शाह का विरोध होता है तो हुआ कि दिल्ली के तुर्क सरदारों ने क्या करा, दिल्ली के तुर्क सरदारों ने इल्तुतमिश को क्या करा, आमंत्रित करा, कहां, आराम शाह पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, अब आप देखेंगे चूंकि अब इल्तुतमिश कौन था, इल्तुतमिश जो है दासों का दास है, दासों का दास है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको खरीदा था, और कुतुबुद्दीन ऐबक को कौन खरीदा था, मोहम्मद गोरी ने खरीदा था। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में दासों के दास की उपमा किसको दी जाती है, किसको दी जाती है, इल्तुतमिश को। ठीक है, अब देखेंगे कि ऐबक के समय इल्तुतमिश क्या था, इल्तुतमिश ऐबक के समय बदायूं का गवर्नर है। क्या है, इल्तुतमिश ऐबक के समय इल्तुतमिश उस समय बदायूं का क्या है, गवर्नर है। ठीक है, बदायूं का गवर्नर है। इसको कौन आमंत्रित करता है, इसको दिल्ली के तुर्की सूबेदारों ने, दिल्ली के तुर्की सूबेदारों ने इसको आमंत्रित करा। क्यों आमंत्रित करा, क्योंकि इल्तुतमिश ऐबक का विश्वास पात्र गुलाम एवं उसका दामाद भी था। इल्तुतमिश क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, विश्वास पात्र के साथ ही साथ क्या था, ऐबक का दामाद है। मतलब कि ऐबक ने इल्तुतमिश से अपनी बेटी की शादी करी। ठीक है, आप देखेंगे जैसे ही दिल्ली के सूबेदारों ने, तुर्की सूबेदारों ने इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजा या आमंत्रण भेजा कि आप आइए सिंहासन संभालिए, इल्तुतमिश शीघ्र ही क्या करा, दिल्ली पहुंच गया। दिल्ली पहुंचने की सूचना जैसे ही आराम शाह को मिलती है, ठीक है, दिल्ली पहुंचने की सूचना जैसे ही आराम शाह को मिलती है, तो आराम शाह क्या करता है, वो भी जो है दिल्ली तक आ पहुंचा। इसके बाद आप देखेंगे कि दिल्ली के निकट एक स्थान है, क्या, जूड। क्या है, एक स्थान है जूड। जूड, जूड दिल्ली के निकट, दिल्ली के निकट क्या कौन सा स्थान है, जूड। जूड नामक स्थान पर क्या हुआ, युद्ध हुआ, और इस युद्ध में क्या हुआ, आराम शाह पराजित हुआ। आराम शाह पराजित होता है और इल्तुतमिश द्वारा क्या होती, इसकी हत्या करके दिल्ली का या स्वयं सुल्तान बन बैठा। ठीक है, दिल्ली का सुल्तान कौन बनता है, इल्तुतमिश हो जाता है। ठीक है, अब हम इल्तुतमिश को पढ़ेंगे। आराम शाह में कुछ नहीं है, बस इतना जानिए, उसके मृत्यु के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक के मृत्यु के बाद आराम शाह को कुछ तुर्क सरदारों ने, लाहौर के कुछ तुर्क सरदारों ने इनको गद्दी पर बैठा दिया था, लेकिन दिल्ली के तुर्की सरदारों ने इल्तुतमिश जो बदायूं का गवर्नर था उसको आमंत्रित करके दिल्ली बुलाता है, और दिल्ली में आके जूड नामक स्थान पर युद्ध होता है जिसमें आराम शाह पराजित होता है और उसकी हत्या हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश, इनका इल्तुतमिश का जो सन है 1210 से 1236, 1210 ईस्वी से 1236
36 ईस्वी तक इल्तुतमिश शासन करता है। ठीक है, अब देखेंगे इल्तुतमिश, वैसे तो अब यहां एक नए वंश का उदय हो रहा है, एक यहां नए वंश का उदय हो रहा है। कौन सा वंश? यहां अब चूंकि इल्तुतमिश जो है शमसी वंश का था, ठीक है, इलवारी तुर्की था, इसलिए उसने क्या करा, शमसी नामक वंश की स्थापना करी। किसकी? शमसी, शमसी नामक वंश, शमसी नामक वंश की स्थापना इल्तुतमिश ने करी। ठीक है, ऐसे आप देखेंगे तो शमसी नामक या शमसी वंश का जो, या शमसी राजवंश का जो शासन काल है कितना है? 1210 ईस्वी से 1266 ईस्वी तक। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे इल्तुतमिश, फिर आप देखेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर आप देखेंगे रजिया सुल्तान, फिर आप देखेंगे मोइनुद्दीन बहराम शाह, फिर आप देखेंगे अलाउद्दीन महमूद शाह, फिर आप देखेंगे नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, इन लोगों को हमको पढ़ना, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो मात्र दो। कौन कौन? इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। ठीक है, इन दोनों को हम विस्तृत पढ़ेंगे, बाकी पढ़ना हमको पूरा है। ठीक है, चूंकि सबसे पहले अभी तक राजधानी कहां है? अभी तक राजधानी लाहौर है। ठीक है, अभी तक राजधानी कहां है? लाहौर है। अब राजधानी कहां हो रही है? अब इल्तुतमिश जब शासन कर रहा है, राजा बनता है, इसकी जो राजधानी है कहां हो रही है? इसकी राजधानी दिल्ली हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दिल्ली पर प्रकाश डालेंगे कि दिल्ली, आखिर दिल्ली कैसे बना। ठीक है, इसका नामकरण कहां से हुआ, कहां, क्या इसका नाम आता है, पहले थोड़ा सा दिल्ली के बारे में हम लोग जान लें, इसके बाद इल्तुतमिश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तब आप देखेंगे दिल्ली, क्या देखेंगे? दिल्ली, क्योंकि दिल्ली अब इल्तुतमिश की राजधानी हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा दिल्ली के बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, दिल्ली का उल्लेख सर्वप्रथम महाभारत में मिलता है। कहां मिलता है? महाभारत में, महाभारत में मिलता है। किस नाम से मिलता है? महाभारत में इंद्रप्रस्थ नाम से। किस? इंद्र, जहां कुतुबुद्दीन ऐबक जिस स्थान को अपना मुख्यालय बनाया था, इंद्रप्रस्थ। अब ये इंद्रप्रस्थ नाम कहां से आया? ये जो है पांडवों ने जो है इस नगर की स्थापना की थी। कौन किया था? पांडव ने। पांडव ने इंद्रप्रस्थ नामक नगर की स्थापना करी थी, जिसकी पहचान वर्तमान रूप में क्या है? दिल्ली ही है। ठीक है, जिसकी पहचान वर्तमान रूप में दिल्ली ही है। इसके पश्चात आप देखेंगे दिल्ली पर मौर्य, गुप्त, पाल वंशों के शासकों ने शासन किया। कौन कौन? मौर्य, गुप्त, पाल। ठीक है, वंश के शासकों ने शासन किया। अब देखेंगे दिल्ली नगर की स्थापना, दिल्ली नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत, किस शताब्दी में? 11वीं शताब्दी में। कौन? तोमर वंश के राजपूत शासक द्वारा की गई थी। ठीक है, और बाद में देखेंगे कि दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान ने शासन किया। कौन? पृथ्वीराज चौहान, जिसका युद्ध किससे हुआ था? तराइन का। मोहम्मद गोरी से प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है और दूसरी युद्ध में मोहम्मद गोरी। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे कि
कि जब पृथ्वीराज चौहान किससे पराजित हो रहा है? मोहम्मद गोरी से। मोहम्मद गोरी से पराजित होने के पास एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखिएगा तो सुनिएगा कि मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करता है तो दिल्ली पर मुस्लिम शासकों, दिल्ली ऐसा कहा जाता है, दिल्ली जो है मुस्लिम शासकों के नियंत्रण में आ गई और आगामी कितने वर्ष तक? आगामी 600 वर्षों तक। कितने? आगामी 600 वर्षों तक, 600 वर्षों तक क्या हुआ? उनके अधीन रहा। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय अंग्रेजों ने दिल्ली के मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर को हटाकर क्या करा था? बहादुर शाह जफर को हटाकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब आगे आप देखेंगे कि 1911 ईस्वी में, कब? 1900, ध्यान दीजिएगा, मैं दिल्ली के बारे में बता रहा हूं। 1911 ईस्वी में क्या होता है कि ब्रिटिश साम्राज्य की राजधानी क्या होती है? कोलकाता से हटकर कहां आती है? दिल्ली। ठीक है, कोलकाता से हटके दिल्ली आ जाती है। ठीक है, तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या होता है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत संघ की राजधानी कौन होता है? दिल्ली होता है। ठीक है, भारत संघ की राजधानी क्या होता है? दिल्ली होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 1 नवंबर 1956, कितना? 1956 ईस्वी में, 1 नवंबर 1956 ईस्वी में क्या हुआ? दिल्ली को क्या हुआ? केंद्र शासित क्या हुआ? केंद्र शासित क्षेत्र घोषित किया या राज्य घोषित किया गया। घोषित किया गया। ठीक है, आप देखेंगे कि दिसंबर 1991 ईस्वी में क्या होता है? दिसंबर 1991 ईस्वी में संसद ने 69वां, कौन? संसद ने 69वां क्या? संविधान संशोधन करके दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया। क्या? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया और भारत की राजधानी कहां हुई? दिल्ली हो गई। देश की राजधानी पहले जो है कहां थी? कलकत्ता थी, लेकिन आप जानेंगे कि कलकत्ता से दिल्ली जब राजधानी किसके द्वारा लाई गई? जॉर्ज पंचम द्वारा। ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज पंचम द्वारा लाई गई। और इसी समय 12 दिसंबर 1911 में क्या हुआ? दिल्ली बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम द्वारा की गई। मतलब कि राजधानी कब? 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। इसी समय एक चीज और होता, मैं इसको मॉडर्न में पढ़ाऊंगा, लेकिन आप यहां जान लीजिए, जो कि प्रसंग आ गया, जॉर्ज पंचम ने ही बंगाल विभाजन को क्या करा था? रद्द कर दिया था 1911 में। इसको भी आप जानते रहिएगा। आप देखेंगे कि जब दिल्ली जो है अंग्रेजों के समय में जॉर्ज पंचम द्वारा राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आती है, तो उसके बाद एक जो है आर्किटेक्ट है, क्या नाम है?
या आर्किटेक्ट कहिए या देख रेख करता कहिए, वो हैं एडवर्ड लुटियन। कौन है? एडवर्ड लुटियन। और दूसरे कौन है? दूसरे हैं हर्बर्ट बेकर। कौन है दूसरे? हर्बर्ट बेकर। ठीक है, इन दोनों ने क्या करा? इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई, इन दोनों के देख रेख में, या इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई कि दिल्ली जो नई राजधानी हो रही है उसकी रूपरेखा बनाइए। और इन्हीं लोगों ने रूपरेखा बनाई। उसमें से क्या है? इंडिया गेट। क्या है? इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन। इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन को आकार दिया। ठीक है, आप देखेंगे दिल्ली का इतिहास जो है 3000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। कितना? दिल्ली का इतिहास 3000 वर्ष से भी पुराना है। ठीक है, आप देखेंगे कि नई दिल्ली शब्द जो है, नई दिल्ली शब्द का प्रथम बार प्रयोग 1916 ईस्वी में। नई दिल्ली का प्रथम बार प्रयोग कब हुआ? 1916 ईस्वी में जो है किया गया। ठीक है, और आप देखेंगे शहर का उद्घाटन कब किया गया? 13 फरवरी 1931। 13 फरवरी 1931 में किसके द्वारा किया गया? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन। कौन? गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने किया था। आप देखेंगे कि नई दिल्ली नाम से क्या निकला है? न्यू दिल्ली। नई दिल्ली से न्यू दिल्ली नाम हुआ है। अब न्यू दिल्ली, अभी मैंने कहा था ना कि मैंने बताया था ना कि 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजपूत शासक ने इसकी स्थापना करी थी। तोमर वंश के शासक कौन था? राजा कौन था? और जानिएगा, आनंदपाल। कौन था? आनंद पाल द्वारा जो है अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किसी किंवदंती के अंतर्गत लाल कोट में एक लोहे की कील भूमि में लगवाई। ठीक है, आप देखेंगे कि ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले, ईसा पूर्व 1000 वर्ष पहले क्या होता है? मौर्य वंश के राजा कौन है? दिल्लू। कौन है? मौर्य वंश के राजा कौन है? दिल्लू। मौर्य वंश के राजा दिल्लू ने शहर का पुनर्निर्माण किया था। शहर का पुनर्निर्माण किया और उसी के नाम पर दिल्ली को इनका वर्तमान नाम प्राप्त हुआ। आप देखेंगे दिल्ली राजकोट क्षेत्र में बसे शहर का नाम पड़ गया। ठीक है, क्या? जो लाल कोट में शहर बसा था उसका नाम क्या था? दिल्ली। लाल कोट में जो शहर था उसका क्या नाम था?
दिल्ली। और इसी को धीरे धीरे क्या हुआ, इसका नाम परिवर्तित होकर क्या हो गया, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के बारे में इतना ही, बस केवल दो चीज पूछा जाता है, मैंने बता दिया, लेकिन पूछा क्या जाता, दो चीज। एक तो इसकी स्थापना कौन करी थी, तो तोमर वंश के राजपूत कौन है, आनंदपाल। इंद्रप्रस्थ, ये जो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, वो कहां मिलता है, वो महाभारत में मिलता है। ठीक है, उसका उल्लेख जो है महाभारत में हुआ है। और आप देखेंगे कि दिल्ली राजधानी कब की गई, तो 16 में, 11 में घोषणा होती जॉर्ज पंचम द्वारा, 16 में जिम्मेदारी मिल रही है एल्बर्ट लुटियन और हर्बर्ट बेकर को इंडिया गेट और राष्ट्रभवन के। ठीक है, बस इतना जानिए दिल्ली के बारे में, और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है, साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है, साम्राज्य का, इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश जो है अल्तमस क्या था, इल्तुतमिश अल्तमस इल्बारी तुर्क था। क्या था, इल्बारी, या कहीं कहीं इल्बरी लिखा है, इल्बारी तुर्क था। ठीक है, इल्बारी तुर्क था। उसके पिता क्या थे, उसके पिता इलाम खां। क्या, उसके पिता कौन है, इलाम खां। इलाम खां ये क्या है, ये जो है इल्बारी जनजाति के तुर्क सरदार हैं। ठीक है, बस इतना जानिए, इल्बारी जनजाति के तुर्क सरदार कौन है, इलाम खां। और इलाम खां कौन है, इल्तुतमिश के पिता है। इल्तुतमिश जो है किस वंश का था, मैंने बताया, इल्तुतमिश जो है शमशी वंश का था। इल्तुतमिश शमशी वंश का था, इसीलिए नए राजवंश का नाम क्या पड़ गया, शमशी वंश। ठीक है, नए राजवंश का नाम क्या पड़ा, शमशी वंश। अब देखेंगे कि ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदने की इच्छा जो है प्रकट करी थी, तो सुल्तान ने दासों के व्यापारी को क्या करा, आज्ञा दी थी कि वह इल्तुतमिश को कहां लाए, दिल्ली लाए। दिल्ली में ही ऐबक ने इल्तुतमिश को अपने दास के रूप में खरीदा था। इसीलिए, ठीक है, इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है दासों का दास। क्यों कहा जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी का दास कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का दास कौन है, इल्तुतमिश। इसीलिए इनको कहा जाता है दासों का दास या गुलामों का गुलाम। ठीक, कहीं कहीं दासों का दास है, कहीं पे गुलामों का गुलाम, गुलामों का गुलाम। ठीक है, अब आप देखेंगे कि दिल्ली में इल्तुतमिश क्या करता है, दिल्ली में इल्तुतमिश शीघ्र ही कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या करता है, विश्वास पात्र बन जाता है। और जैसे ही वो विश्वास पात्र बनता है, उसको जो है शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त कर दिया जाता है। क्या, शाही अंग रक्षकों का क्या नियुक्त करता है, सरदार। जिसे क्या कहा जा रहा है, जिसे कहा जाता था सरजहांदार। क्या, सर जानदार या जहांदार। ये जो है क्या हुआ, इल्तुतमिश को सरजहांदार या शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया गया। ठीक है,
आप देखेंगे इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर ऐबक ने क्या करा, उसे कई अन्य जो है प्रशासनिक पद भी सौंपे, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट पद था। क्या था बताइए? अमीर ए शिकार। क्या है? अमीर ए शिकार। ठीक है, अमीर ए शिकार का पद दिया। अब देखेंगे कि 1205 ईस्वी में क्या होता है कि मोहम्मद गोरी के आदेश पे ऐबक ने क्या करा था, इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था। ठीक है, 1205 ईस्वी में गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा इल्तुतमिश को दास्ता से ठीक है, 1205 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश को दास्ता से क्या करता है, मुक्त कर देता है। और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी किससे करता है, इल्तुतमिश से। ठीक है, अब आप आगे देखेंगे कि भारत में तुर्की राज्य के शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तुर्की राज्य का, भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? भारत में तुर्की राज्य का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब देखेंगे कि इसने जो है, इल्तुतमिश ने जो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, उसको क्या करा, उसको बनवाकर पूर्ण किया। ठीक है, किसको? कुतुब मीनार को पूर्ण किया। कौन? इल्तुतमिश ने। ठीक है, शुरू कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। पूर्ण कौन किया? इल्तुतमिश। ठीक है, और अपने राज्य की को स्थिर एवं सुदृढ़ बनाया। आप देखेंगे कि ताजुद्दीन यल्दौज, कौन? ताजुद्दीन यल्दौज जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो क्या करता है, वो जो है 1214, ठीक है, 12 से 14, 15 ईस्वी में क्या करता है, लाहौर पर अधिकार कर लेता है। कहां? लाहौर पर। ठीक है, लाहौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश ने उससे एक युद्ध होता है। कौन सा? एक युद्ध होता है तराइन का युद्ध। कौन? तराइन का युद्ध। ये कौन सा युद्ध है? ये तृतीय युद्ध है तराइन का। ठीक है, ये तराइन का तृतीय युद्ध है। अब ये पूछा जा सकता है, क्योंकि तृतीय युद्ध के बारे में कोई ध्यान नहीं देता, अब एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन उठा देता है। ठीक है, पहला किसके बीच में हुआ? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। निष्कर्ष क्या निकला? पृथ्वीराज चौहान विजयी। दूसरा किसके बीच में होता है? मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान। निष्कर्ष क्या निकला? मोहम्मद गोरी विजयी। तीसरा क्या होता है किसके बीच में? तीसरा होता है ताजुद्दीन यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच में। नतीजा क्या निकलता है? इल्तुतमिश ने तराइन के तृतीय युद्ध में क्या करता है, ताजुद्दीन यल्दौज को पराजित कर देता है। ठीक है, यल्दौज को पराजित कर दिया।
फिर आप देखेंगे कि इसके बाद विद्रोह और होता है। कौन करता है? नसीरुद्दीन कुबाचा। नसीरुद्दीन कुबाचा जिनके साथ अपनी बहन की शादी कुतुबुद्दीन ऐबक करा था, वो भी इल्तुतमिश के शासन बैठने के बाद क्या करता है? विद्रोह कर देता है। उसको भी 1217 ईस्वी में 1217 ईस्वी में क्या करता है? नासिरुद्दीन कुबाचा को भी क्या करता है? पराजित करता है। ठीक है। 1217 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा को भी इल्तुतमिश द्वारा मुक्की खानी पड़ी, पराजित करा। इसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि नासिरुद्दीन कुबाचा को केवल पराजित करा था, ठीक है, लेकिन ये फिर जो है विद्रोह कर देता है। कौन? नासिरुद्दीन कुबाचा। जब नासिरुद्दीन कुबाचा विद्रोह करता है तो 1227 ईस्वी में, कितना? 1227 ईस्वी में 1227 ईस्वी में नासिरुद्दीन कुबाचा को क्या करता है? पूर्ण रूप से क्या करता है? पराजित। पूर्ण रूप से क्या करता है? पराजित कर देता है। और कुबाचा क्या करता है? कुबाचा सिंधु नदी में डूबकर उसकी मृत्यु हो जाती। कहां? सिंधु नदी में डूबकर। नदी में डूबकर क्या होता है? कुबाचा हत्या कर लेता है, या आत्महत्या कर लेता है, या उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर आप देखेंगे कि जिस जो है ऐबक की मृत्यु के बाद जिस अली मर्दान को समर्थन देके बंगाल पर राज करा था, अली मर्दान किसके समर्थन से, किसके सहयोग से? कुतुबुद्दीन ऐबक के। जब इल्तुतमिश शासन करता है तो क्या होता है? अली मर्दान जो है अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके क्या करता है? स्वयं बंगाल का स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर लिया। कौन? अली मर्दान। अली मर्दान क्या करता है? अली मर्दान स्वयं को अलाउद्दीन की उपाधि धारण करके क्या करता है? स्वयं को, अलाउद्दीन की उपाधि किसकी है? अली मर्दान की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अली मर्दान की उपाधि धारण करके क्या करता है? बंगाल पर स्वतंत्र शासक अपने को घोषित कर लेता है। ठीक है। उसके बाद उसका पुत्र हिसामुद्दीन इवाज जो है उत्तराधिकारी बना। कौन? किसके? अली मर्दान के बाद। अली मर्दान के बाद हिसामुद्दीन। कौन? हिसामुद्दीन। हिसामुद्दीन जो है अली मर्दान का उत्तराधिकारी बनता है। हिसामुद्दीन इबाज। ठीक है। जब बनता है तो क्या करता है? 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इसके विरोध में, किस सन में? 1225 ईस्वी में हिसामुद्दीन इवाज के विरुद्ध जो है एक अभियान भेजता है, जिससे उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। इसने क्या करा? इल्तुतमिश की, हिसामुद्दीन इवाज क्या करता है? इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लेता है। ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि 1226 ईस्वी में उसने इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद, बाद में ये फिर विद्रोह करा होगा। तो 1226 ईस्वी में 1226 ईस्वी में कौन?
इल्तुतमिश के पुत्र नसीरुद्दीन महमूद ने उसे पराजित करके लखनौती पर अधिकार कर लिया। इस पर लखनौती पर अधिकार कर लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे कि हिसामुद्दीन लखनौती पर अधिकार करता है किसको? इल्तुतमिश के पुत्र को पराजित करके। ठीक, अब आप देखेंगे यहां बहुत ही गुस्से में इल्तुतमिश होता है और उसने 1228 ईस्वी में सबसे पहले अपने पुत्र की मृत्यु के बाद 1228 ईस्वी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के पश्चात वलखा खिलजी ने क्या करा? जब इसकी हत्या हो जाती है तो एक लोग आते हैं वलखा खिलजी आते हैं और वलखा खिलजी क्या करते हैं? वलखा खिलजी ने बंगाल पर पुनः जो है अधिकार कर लिया। ठीक है, कहा? बंगाल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और आप देखेंगे कि जब वो बंगाल पर अधिकार कर लेता है तो 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे पराजित किया। किसे? बलखा खिलजी को। 1230 ईस्वी में बलखा खिलजी को इल्तुतमिश क्या करता है? पराजित करता है। और पराजित करने के बाद क्या करता है? पराजित करने के बाद बलखा खिलजी को मार दिया जाता है या बलखा खिलजी की हत्या कर दी जाती है। और क्या होता है? और पुनः जो है बंगाल क्या होता है? बंगाल पुनः जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। बंगाल पुनः क्या होता है? दिल्ली सल्तनत के अधीन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इल्तुतमिश को कल दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए। अगर कहीं आप लोगों को कुछ कमियां लग रही हो, दिख रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा उसमें मैक्सिमम सुधार करूं। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।